शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। दरअसल 11 करोड़ की हेरोइन मामले में अपडेट सामने आया है। तस्करों से पूछताछ की जा रही है, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। ड्रोन से हेरोइन भेजने के लिए पाक तस्कर ने लोकेशन तय कर लिए थे। पार्सल पहुंचाने के लिए हवाला से 1 लाख का भुगतान तक कर दिया गया। 1 साल से अहमद के संपर्क में तस्कर बलदेव था। 2 अक्टूबर को बीएसएफ की नीलकंठ पोस्ट से कुछ ही दूरी पर हेरोइन के पैकेट मिले थे। पुलिस और बीएसएफ ने ये 6 तस्कर पकड़े और जब इनकी धरपकड़ हुई, जब इनकी गिरफ्तारी हुई, पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हेरोइन के जो पैकेट पकड़े गए थे, 11 करोड़ के ये हेरोइन के पैकेट हैं। खुलासा ये हुआ कि ड्रोन के जरिए जो हेरोइन भेजने का काम पाक तस्कर कर रहे थे, उसके लिए बकायदा लोकेशन ट्रेस हुई थी। पार्सल पहुंचाने के लिए हवाला से 1 लाख का भुगतान तक हो गया था। 1 साल से अहमद के संपर्क में था तस्कर बलदेव। और साथ ही आपको याद होगा कि खुलासा तब हुआ जब 2 अक्टूबर को बीएसएफ की नीलकंठ पोस्ट से कुछ ही दूरी पर हेरोइन के पैकेट मिले थे और ये संभावना जताई गई थी कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पूछताछ हुई, सर्च ऑपरेशन चला और तब जाकर 6 तस्करों की गिरफ्तारी हुई, जिनसे कई बड़े खुलासे चौंकाने वाले हुए हैं। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, यानी कि 1 साल से ये खेल रचा जा रहा था। देखिए, निश्चित रूप से जो ये बड़ा खुलासा किया गया है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में, और ये जो तस्कर हैं वो पंजाब के हैं, और इनमें से जो एक जो तस्कर है उसका 1 साल से जो है कांटेक्ट था अहमद से, और इसके थ्रू ही ये जो है सप्लाई का काम किया करते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कि चौंकाने वाली आई है कि जो पाकिस्तान में बैठे तस्कर हैं उन्हें जो बॉर्डर एरिया की जो सारी लोकेशंस हैं, ये पहली बार ये देखने में आया कि उसने लोकेशन को तय किया है। तो ये एक सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी गंभीर मसला है, क्योंकि अब पाकिस्तान में बैठे लोग ही जब ये तय कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर हम इसको ड्रॉपिंग करेंगे, और पंजाब में बैठे जो तस्कर हैं वो ले रहे हैं, और हवाला से जिस तरीके से जो पैसे का लेन देन हुआ है, तो ये बड़ी सारी चीजें हैं। और 1 साल से इसका संपर्क है, और इस तरह से जो पहले भी, क्योंकि बीकानेर और पंजाब में जो बॉर्डर है वहां पर नकेल कसने के बाद अब राजस्थान का सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत बड़ा थ्रेट है कि वहां बैठे पाक तस्कर ये तय कर रहे हैं कि लोकेशन कहां पर होगी जहां पर हम ये हेरोइन के पैकेट भेजेंगे और कहां से उनको कांटेक्ट करना है इधर बैठे तस्करों से। बिल्कुल, यही बड़ी चीज इसमें निकल कर आई है। और दूसरा जो पैसे का लेन देन है हवाला के माध्यम से, ये भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। और सुरक्षा एजेंसियां जो है अब इसी पर ही आगे और अनुसंधान इन लोगों से कर रही है। नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर हवाला के जरिए जो पैसे दिए गए, आखिरकार क्या ये खेल पहले से चल रहा था, इसे समझने के लिए और भी पूछताछ हो रही है और सुरक्षा एजेंसियां खासतौर पर अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बढ़ते हैं आगे, बूंदी से बड़ी खबर है जहां पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। बीजासन माता मंदिर में सीढ़ियों के पास पैंथर दिखाई दिया। जिंडा गांव की तरफ से पैंथर आया था। पैंथर के मूवमेंट से श्रद्धालु में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। पैंथर के मूवमेंट के चलते रात 9 बजे श्रद्धालु का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। बड़ी खबर, बूंदी में पैंथर का मूवमेंट, श्रद्धालु में दहशत, चूंकि बीजासन माता मंदिर में सीढ़ियों के पास ये पैंथर दिखाई दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि लोग डरे सहमे हैं, श्रद्धालु समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे माता के दरबार में जाएं। रात 9 बजे श्रद्धालु का लिहाजा, सुरक्षा के लिहाज से प्रवेश को बंद कर दिया जाता है। पैंथर के मूवमेंट के चलते ये फैसला अब लिया गया है। तो झीड़ा गांव की तरफ से पैंथर आया था और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ नजर आया। बीजासन माता मंदिर श्रद्धा का ये केंद्र, आस्था का ये केंद्र, जहां पर जाहिर तौर पर नवरात्र चल रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर जब पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया, तब जाकर यहां पर रात 9 बजे श्रद्धालु का प्रवेश रोक दिया गया। और इस तरह की व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक यहां पैंथर को पकड़ा ना जाए। श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है पैंथर के मूवमेंट के बाद। अब देखना होगा वन विभाग किस तरीके से अलर्ट मोड पर आता है, क्या कुछ तैयारियां की जाती है पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। वहीं इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी बड़े केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में है। वक्त 10:30 बजे का रखा गया है। सुबह प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि कई बड़े फैसले जो कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे उन पर मोहर लग सकती है। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रहने वाली है। और अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की करते हैं। दरअसल चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा ली है। हरियाणा के अंदर राज्य की 90 विधानसभा सीट में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 37 पर सिमट कर रह गई। हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। अनुमान लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कल जब नतीजे आए तो कांग्रेस बहुमत से कम सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके साथ ही हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल को 2 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य को 3 सीटें मिली। तो हरियाणा में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर तीखा वार किया है, तीखा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पर देश में जातिवाद का जहर घोलने और दलितों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थानों पर दाग लगाने का भी आरोप लगाया। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। में हार के बाद एक और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के निशाने पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के निशाने पर ईवीएम है। चुनावी नतीजों से बुरी तरह आहत कांग्रेस ने हार का ठीकरा ईवीएम के सर फोड़ दिया है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताया है। इससे पहले कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर तब शिकायत की थी जब हरियाणा चुनाव के नतीजे पलटने शुरू हुए थे। समीकरण सारे फेल, हरियाणा में खेल, बीजेपी का मंगल, ईवीएम पर दंगल। 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। सीएम नायब सिंह सैनी का भरोसा देखिए,
कॉन्फिडेंस देखिए और नतीजे देखिए। हरियाणा में फिर एक बार बीजेपी सरकार है, कांग्रेस में हाहाकार है। और जैसा कि नायब सिंह सैनी को अंदेशा था, एक बार कांग्रेस का ईवीएम राग है। हरियाणा में हार का कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बता रही है। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं। मिसमैच है, गैप है। ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले। हरियाणा के हाथ में कमल है, कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं हो रहा। पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है, कहा है ईवीएम राग कांग्रेस की पुरानी आदत है। परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए, लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। कांग्रेस को ईवीएम पर शक है, लेकिन यह शक सिर्फ हरियाणा में है। आज ही जम्मू कश्मीर चुनाव के भी नतीजे आए हैं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। इस जीत पर गठबंधन जश्न मना रहा है। हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस जिस ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है, जीत मिलने पर उसी ईवीएम को जम्मू कश्मीर में क्लीन चिट है। हरियाणा में जिस हार के लिए कांग्रेस चुनाव आयोग को दोषी बता रही है, वही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का प्रहरी बन गया है। जहां जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है, वहां जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो है साबित करें। I congratulate all of them, especially people of Jammu and Kashmir, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आपको लोगों की चॉइस, जो उनकी मर्जी है, उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। तो जम्मू कश्मीर में ईवीएम ओके है, लेकिन हरियाणा में हार पर कांग्रेस पूछ रही है कि सारे कैलकुलेशन और एग्जिट पोल विपरीत कैसे हो गए। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई गड़बड़ी नजर मुझे आ रही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, जो मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में है, उस मीडिया ने भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुत बढ़त आगे दिखाया था। कांग्रेस हरियाणा में तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बता रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा था। जहां भी कांग्रेस को हार मिलती है, ईवीएम जिम्मेदार होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जीत का क्या, कांग्रेस इस पर नो कमेंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सियासी जलेबी की, जिसका स्वाद भले ही कांग्रेस चख ना पाई हो, लेकिन हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी जरूर जलेबी का स्वाद चख रही है। दरअसल जलेबी तब चर्चा में आई जब कांग्रेस ने गोहाना की जलेबी को राजनीति की चाशनी में ऐसे लपेटा कि इंटरनेट पर वायरल हो गया। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि इन जलेबियों को किसी बड़े कारखाने में तैयार किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और बस राहुल गांधी के इसी बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और फिर जलेबी वाली फैक्ट्री के नाम से राहुल गांधी को ट्रोल किया जाने लगा, जो अब चुनाव परिणाम के बाद भी काफी चर्चा में है।
बनाएंगे। अब वो 85 जो खत्म हो गए, अब जलेबियां फटाफट 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 फटाफट। जलेबी गाने पर थिड़कते पांव उस चुनाव के लिए है जिसमें जलेबी वाला मुद्दा राहुल गांधी की हर रैलियों में गोल गोल घूमता रहा। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में। राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव में जलेबी का स्वाद चख रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा और यहीं से शुरू हो गई जलेबी पर सियासत और सोशल मीडिया पर तैरने लगे जलेबी और राहुल गांधी के मीम्स। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकते हैं। हरियाणा में जीत के बाद अब बीजेपी राहुल गांधी को जलेबी वाले बयान पर ट्रोल कर रही है, साथ ही चुटकी ले रही है और कह रही है जलेबी फैक्ट्री में नहीं बल्कि मेहनती हलवाई की दुकान पर बनती है। ये साफ हो गया। देखिए, लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। और अर्ज किया है, उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। हुडा हो, शैलजा जी हो या सुरजेवाला जी हो, ये सब अपने में ही जलेबी बांट रहे थे या जलेबी घुमा रहे थे। तो आज उनको नतीजे समझ आ गए हैं और अब राहुल गांधी जी जो जलेबी एक्सपोर्ट करने वाले थे हरियाणा की, उनको ये तो नसीब होएगा नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि जलेबी एक्सपोर्ट नहीं होती, जलेबी तुरंत खाई जाती है। तो जलेबी एक्सपोर्ट तो होगी नहीं, मगर उनके लिए जलेबी मैंने इसलिए ट्वीट करके कहा है कि आपको प्रयागराज से की जलेबी भेज। जलेबी के जंजाल में फंसी कांग्रेस तब और ट्रोल होने लगी जब कांग्रेसी कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में हार से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगे और जलेबी का स्वाद एक दूसरे को चखाने लगे। लेकिन जब हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो हरियाणा वाली जलेबी कश्मीर पहुंच गई। देखिए, जलेबी तो मोहब्बत की प्रतीक है, मिठास की प्रतीक है। जलेबी हमारा उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार राहुल जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, तो हमने जलेबी को प्रतीक मान के हम लोगों ने आज सोचा कि जो भी जनादेश है उसका सम्मान करने के लिए हम लोग जलेबी बांट के लोगों के मुंह में मिठास और प्रेम घोलने का प्रयास किया। लेकिन मिठाई खिलाने में हम लोग कोताही कभी नहीं बरतेंगे। जीत हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग तो स्वस्थ लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। खैर, राहुल गांधी के बयान पर तब भी मीम्स बने थे और अब भी मीम्स बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस कैसे पीछे रह गई, कैसे नेक टू नेक फाइट में कांग्रेस बैकफायर कर गई। अब इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो हाथ में जलेबी की प्लेट लेकर खाते नजर आए। यही नहीं, वीडियो में कन्हैया मित्तल नाचते भी दिखे। ये वीडियो हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद आया। इस वीडियो को कन्हैया मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज नाराज होने का दिन नहीं, जलेबी खाने का दिन है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हरियाणा में फिर से भगवा लहराएंगे, हरियाणा में फिर से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में विधायकों और उनके समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए हैं। दरअसल इमरान खान की पार्टी पीटीआई के एक विधायक ने एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिसे मंत्री के समर्थक बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में संग्राम छिड़ गया। दोनों विधायक और उनके समर्थकों के बीच लात घूंसों के साथ जूते चप्पल चलने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ही सरकार है।
और बड़ी खबर आ रही है, यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इको चेक 3 में चेकिंग के वक्त इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार उसे कर लिया गया है। बदमाश से गाड़ी, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये देखिए, अब बदमाश की तस्वीरें भी आ गई हैं। ये वही बदमाश जो लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा है। पैर में इसकी मुठभेड़ के दौरान गोली लगी और इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसके पास से गाड़ी, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। नोएडा में ये मुठभेड़ हुई थी बदमाश और पुलिस के बीच में।